हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मेमोरी पढ़ा था। तो मेमोरी में हमने देखा था कि मुख्यतः जो मेमोरी है वो दो तरह की होगी। एक मेमोरी थी अपनी इंटरनल मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी कह रहे थे। दूसरी थी यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर जो मेन मेमोरी थी या प्राइमरी मेमोरी थी, इसमें हमने दो तरह की मेमोरी देखी थी। एक थी हमारी वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी थी यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो हमने वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत पढ़ा था रैम और दूसरा हमने पढ़ा था कैश। तो हमने रैम और कैश को पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप जो था वो था नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है उसमें से हम मुख्यतः यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रोम को, और रोम के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि भाई ऐसे मेमोरी होगी जिस पे अगर कंप्यूटर पे अगर लाइट की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाए तो भी जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, यानी कि परमानेंट उसमें से जो डेटा है वो बना रहेगा। तो विद्युत सप्लाई के बाद डेटा बना रहेगा इसमें, और ये होंगी नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है इसमें से हम यहाँ पर देखिए अगर देखें तो कौन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं। एक होगी रोम, एक होगी पी रोम, एक होगी ई पी रोम, दूसरा ई पी रोम। तो ये चार तरह की यहाँ पर जो मेमोरी है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रोम को देखिए अगर देखें तो रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो इनके नाम है, इनके नाम ही सब कुछ यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। कैसे? जैसे कि देखिए रीड ओनली मतलब क्या हुआ कि ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ रीड किया जा सके और उसको राइट ना किया जा सके। मतलब कि एक चिप है मान लीजिए, तो ये जो चिप है इसको कंप्यूटर के जब असेंबल किया जा रहा होगा, कंप्यूटर को जब बनाया जा रहा होगा, उसी समय इसमें डेटा जो है कुछ स्टोर कर दिया जाएगा। इसको सिर्फ हम बार बार क्या कर सकते हैं कि रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, इसमें कुछ अपने आप से इसमें हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये मेमोरी जो होगी ये होगी हमारी कौन सी, रोम। अब देखिए जो रोम मेमोरी है इसमें चूंकि डेटा हम एक बार ही राइट कर सकते हैं, बार बार इसमें राइट डेटा हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें मान लीजिए खुद से डेटा की ज़रूरत है कि कोई डेटा हम इस पे अपने हिसाब से स्टोर करें तो वो संभव नहीं होगा। तो देखिए जो रोम होता है, रोम में कंप्यूटर में मुख्यतः बायोस जो होता है, BIOS, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है इसको रोम में लोड किया जाता है। ये क्या होता है, देखिए ये एक दरअसल प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को इनिशिएट करने के लिए, मतलब सीधे सीधे ये समझिए कि जब भी कंप्यूटर शुरू किया जाता है तो कंप्यूटर के स्टार्ट करते समय देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने बटन प्रेस किया ऑन वाली, तो जैसे ही हम ऑन वाली बटन प्रेस करते हैं तो सिग्नल जाता है किसको, बायोस को। जब सिग्नल बायोस को जाता है और ये रोम पे क्या होता है कि इंस्टॉल होता है, तो रोम में क्या है कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर फिर कोई भी इनपुट हमें कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू देना है तो उस फंक्शन को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। इसी के साथ साथ में जो आउटपुट के फंक्शन है वो सब क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा। तो जो बायोस है यहाँ पर, बायोस प्रोग्राम को रोम पे मुख्यतः क्या किया जाता है कि ये स्टोर करके रखा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पी रोम। देखिए तो पी रोम जो है इसको आप अगर देखें तो पी का मतलब होता है यहाँ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जिसमें आप खुद का प्रोग्राम राइट कर सकें, लिख सकें, तो वो कहलाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है मेमोरी, इसमें वन टाइम आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वन टाइम प्रोग्रामिंग इसमें आप कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये मेमोरी है, आपने कोई प्रोग्राम इसमें क्या किया कि एक बार राइट कर दिया, एक बार इसमें आपने प्रोग्राम लिख दिया, इसके बाद में उसको आप जब चाहें आप यूज करते रहिए, बार बार मल्टीपल टाइम यूज करते रहिए। लेकिन इसके जो प्रोग्राम है इसको बाद में डिलीट नहीं किया जा सकता है, अल्टीमेटली इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको प्रोग्राम बदलना है तो आप ये काम इसमें से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको राइट कर सकते हैं। अब इसमें जो पीरेम होता है तो मुख्यतः देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर है वीडियो गेम में या मेडिकल डिवाइसेस में, इसके बाद
और भी जो मल्टीमीडिया की कुछ चीज़ें हैं वो इसमें के अंतर्गत पी रोम के अंतर्गत यहाँ पर रखी जाती हैं, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। अब देखिए अगला यहाँ पर हम देखेंगे ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके फुल फॉर्म आप याद रखिए और उन्हीं का डिस्क्रिप्शन याद रखिए, तो ये खुद ही बताती हैं ये इनकी टर्मिनोलॉजी कि आखिर वो मेमोरी है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इरेजेबल है, मतलब ऐसी मेमोरी होगी जिसको आप इरेज करके फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, प्रोग्राम दोबारा से उसमें से लिख सकते हैं। तो जो ईपी रोम होती है, तो ईपी रोम के लिए क्या होता है कि हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर में हमें ईपी रोम लगाना है, तो हमने प्रोग्राम को इसमें से राइट किया और कंप्यूटर के अंदर इसको रखा, हमने काम किया। मान लीजिए कि हमें प्रोग्राम की बदलने की ज़रूरत है, तो फिर क्या करेंगे कि हम इसको कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे और इसको अल्ट्रा वायलेट जो रेज होगी, अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश होगा उसमें इसको रखेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होंगी इसके डाटा को क्या कर देंगी, इरेज कर देंगी, और इरेज करने के बाद में दोबारा से हम इसमें प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं या अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश है, लाइट है, उसमें प्रकाश की उपस्थिति में इससे जो प्रोग्राम है उसको हम डिलीट कर सकते हैं और पुनः इसमें प्रोग्राम हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है कि हमें अलग से एक कह सकते हैं कि डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसमें हम प्रोग्राम को फिर से इरेज करेंगे और दोबारा फिर क्या करेंगे कि इसको राइट करेंगे। और देखिए जो ये राइटिंग की जो प्रोसेस होती है, तो इस प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। बर्निंग वाला जो पॉइंट है ये एक बार हमने डिस्कस किया था कि जो सीडी होती है, कंपैक्ट डिस्क, उसमें भी जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उसको भी यहाँ पर सीडी को बर्न करना कहलाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से ईपी रोम है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए इसी का पार्ट होता है ईईपी रोम। तो इसमें क्या है, इसमें है देखिए कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब ये है कि अल्ट्रा वायलेट रेज की जगह हम इरेज करने के लिए किसका यूज करने लगे, इलेक्ट्रिकली अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो उसको ईईपी रोम यहाँ पर कहेंगे। अब इसमें सीधी सीधी बात ये है कि आप समझ सकते हैं कि पहले हम अल्ट्रा वायलेट रेज से या अल्ट्रा वायलेट जो लाइट थी उससे इरेज कर रहे थे, इसको अब इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर रहे हैं प्रोग्राम को, और पुनः फिर से हम राइट करके प्रोग्राम उसका यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से जो ईईपी रोम है ये फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी कहलाती है, क्योंकि हम डेटा को क्या कर सकते हैं कि इससे हटा सकते हैं और फिर उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ईईपी रोम का यहाँ पर दिखाया गया है, और इसका उपयोग मुख्यतः जो है वो अनुसंधान के लिए, जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं उस केस में यहाँ पर इसका यूज अधिकांशतः किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ रैम और रोम जो है इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस में क्या है कि दोनों के अगर नाम के फुल फॉर्म देखें हम, तो एक है देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक है रीड ओनली मेमोरी। और रैम देखिए क्या है कि ये अस्थाई है, यानी कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है रैम, और ये है स्थाई परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। अगर यहाँ पर स्पीड की बात करें तो देखिए रैम की जो स्पीड है ये ज़्यादा है, क्योंकि देखिए रैम का नाम ही है क्या, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस जब है तो ये तेज़ी से जो है गति जो है इसमें होगी। रैम जो है ये वॉलेटाइल है, लेकिन जो रोम है ये नॉन वॉलेटाइल है क्षमता के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर रैम जो है ये ज़्यादा कैपेसिटी की होती है और रोम जो है कम कैपेसिटी की होती है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि भाई जो रोम होती है उसमें से बायोस प्रोग्राम जो कि छोटा सा प्रोग्राम होता है उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है या उसको वहाँ पर बर्न करके रखा जाता है, फिर यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए संशोधन के हिसाब से, यानी डेटा को मैनिपुलेट करने के हिसाब से यदि देखें तो रैम पे डेटा जो है उसको संशोधित किया जा सकता है बार बार, लेकिन जो रोम है इसमें हम संशोधन तो कर सकते हैं बाद में, लेकिन रोम में नहीं कर सकते थे। जब ईपी रोम या ईईपी रोम आई तब यहाँ पर हम कर सकते थे। मूल्य के हिसाब से देखा जाए फ्रेंड्स तो जो रैम है ये थोड़ा सा कॉस्टली है और रोम जो है उसकी अपेक्षा यहाँ पर सस्ती है। और इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्सेस के हिसाब से है, देखिए कि जो एक्सेस होता है तो किस तरह से भाई रैम का डेटा भी एक्सेस हो सकता है, तो रैम का डेटा थोड़ा तेज़ी से एक्सेस होगा, सीपीयू तेज़ी से एक्सेस करेगा उसको।
और यहाँ पर जो रोम है इसका डेटा थोड़ा धीमे से एक्सेस होगा, मतलब कि देर लगेगी उसमें। हमने देखा था, पहले भी देखा था कि भाई जो कैश होगी सबसे कम टाइम में डेटा जो है वो फेच कर सकता है सीपीयू के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए उपयोग भी है, तो किस तरह से, तो यहाँ पर जो रोम होती हैं मुख्यतः वो कंप्यूटर को देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बूट स्ट्रैप करने के लिए। बूट स्ट्रैप जो बायोस प्रोग्राम होता है वो दरअसल बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जब कंप्यूटर की बूटिंग जब होती है। अब देखिए बूटिंग ये जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो उस समय जो कुछ टाइम लेता है जो ऑन होने में, वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग में वो सारे फंक्शंस जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से इसमें जुड़े हैं कैसे, वो सारी चीज़ें उसमें से चेक होती हैं। अब देखिए इसमें से हमने इसका थोड़ा सा अंतर देख लिया, और अब इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जो परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट डिवाइस भाग हैं। तो ये किसके भाग हैं? ये कंप्यूटर संरचना के, या फिर कहें कंप्यूटर सिस्टम के भाग हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को हमने डिटेल में देखा था कि भाई कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसको ह्यूमन के सिस्टम से भी हमने कंपेयर किया था पिछली क्लासेस में। प्रोसेसर में ज़रूरी होता है, तो प्रोसेसर में भाई क्या होगा? देखिए एएलयू, प्राइमरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पर जो मेमोरी होती है वो भी होती है। सीपीयू को अन्य नाम से जानते हैं किससे? माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन है। और अंकगणितीय या तार्किक जो भी गणना होती है इसके लिए भाई सीपीयू जिम्मेदार है। सीपीयू भी हम जानते हैं कि एएलयू के माध्यम से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है इसके माध्यम से ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। निविष्टि युक्त मतलब कि इनपुट डिवाइस द्वारा जो डाटा है वो कंप्यूटर में जो प्रविष्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एंटर। जैसे कहते हैं एंटर ए वैल्यू, है ना। तो इस तरह का मतलब कि डेटा को अगर उसमें हम कोई की प्रेस कर रहे हैं ये, तो ये कहलाता है कि डेटा की एंट्री। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये हम एग्ज़ाम भी जो देखिए जूनियर असिस्टेंट का देके जिस उसमें जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कुछ डेटा होगा, उस डेटा की फिटिंग करेंगे, तो इसको क्या कहेगा? डेटा की एंट्री करना या एंटर करना डेटा को। अंकगणितीय गणना के लिए क्या यूज होता है? एएलयू यूज होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है देखिए इनपुट आउटपुट जो उपकरण होते हैं इनको कंट्रोल करने के काम में आता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सारी चीज़ें, ये परीक्षा के तथ्य हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हैं और इनके आने की संभावना आगे ज़्यादा है। लेकिन ये सारी हमारी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो आप अगर क्लास देखे होंगे फ्रेंड्स, सुने ही होंगे, तो ये सारे आंसर आप वैसे भी दे सकेंगे। कंप्यूटर स्मृति यानी मेमोरी का कार्य क्या है? तो मेमोरी का कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करने का काम है। सहायक स्मृति का उपयोग अब देखिए इसमें जो एक तो होती है अपनी मेन मेमोरी, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये एक प्रकार से सहायक मेमोरी है या फिर बैकअप लेने के यहाँ पर यूज होती हैं। तो ये फ्रेंड्स देखा हमने रोम को। अब अगले क्लास में हम क्रम से इसमें से पढ़ते रहेंगे, तो हम जो अपने सेकेंडरी स्टोरेज है उसको भी यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और हमने पेपर भी फ्रेंड्स इसमें से सॉल्व कराया है प्रीवियस ईयर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।